हेलो एवरीवन। आज के जो हमारे वीडियो का टॉपिक है उसको बताने से पहले थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा, बट ये वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको एक डिस्क्लेमर टाइप की चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखो, मुझे क्या होता है, टॉपिक चूज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बिकॉज मेरे काम की वजह से, ऑफिस की वजह से बहुत समय मिल नहीं पाता है। तो मुझे कुछ ऐसा टॉपिक चूज करना पड़ता है जो स्टूडेंट को डायरेक्ट इम्पैक्ट करे, जो उसके डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करता है। ऊपर ऊपर से बता देना कि ये रिसोर्सेज पढ़ लीजिए, ये चीज़ें कर लीजिए, वो चीज़ें कर लीजिए, और टाइम रहता नहीं है लोगों के पास। और जो मेंटल और इमोशनल ब्रेकडाउन होता है पूरी प्रिपरेशन के दौरान, और जो डाउट्स आते हैं सीधे सीधे जिसके बारे में वो किसी से बात नहीं कर सकते और ना कोई उन चीज़ों के ऊपर बात करता है। ठीक है। तो इसी तरीके के कुछ जो डाउट होते हैं उनमें से एक डाउट ये है कि जॉब के साथ प्रिपरेशन जो लोग करते हैं या करने की सोच रहे हैं, या और भी बहुत एक्सट्रीम एंड पे लोग होते हैं जो जॉब छोड़ देते हैं फिर तैयारी करते हैं। तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और जो डिस्क्लेमर था ये कि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे कि लोग क्या बोल रहे हैं। जैसे कभी कभार क्या होता है, किसी वीडियो से बहुत अच्छा सजेशन मिल जाता है, कोई बहुत अच्छी बात बोलता है, या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने सही में जॉब के साथ प्रिपरेशन किया है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सही में किया है। तो उनको देख के ज़्यादातर जो वीडियोस थे, मैं उनका कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, बट जब आप सही में उस रास्ते से गुजरोगे कि आपने जॉब की है गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, और आप प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो, सोच ही रहे हो, मतलब आपने खाली ये किया है कि हो सकता है कोई एनसीईआरटी वेनसीईआरटी खरीदी हो, कोई बुक खरीदी हो, या कहीं किसी का कोर्स परचेज करने का ट्राई कर रहे हो या कर लिया हो। ठीक है, तो आप मतलब जैसे आप अपने बस इनिशियल स्टेजेस में हो। तो जो आपको प्रेशर मिलता है इनिशियल स्टेजेस से लेकर के जब आप पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, तो जो इनिशियल प्रेशर आपको महसूस होता है, जो उस समय जो आपका मेंटल ब्रेकडाउन होता है, इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, आपके पास समय नहीं रहता है, इवन आप बहुत आइसोलेटेड हो जाते हो या आइसोलेटेड फील करते हो, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। वो मोटा मोटे आपको ये बता दे रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आपकी सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक, 5 बजे तक नौकरी है, उसके बाद फिर आपको 6 बजे से लेके आके 10 बजे तक बैठ के पढ़ना है, या सुबह 8 बजे से लेकर के या रात के 8 बजे तक आपकी ड्यूटी है, आपकी नौकरी है, जॉब है, आप चाहे जहां मन करे वहां कर रहे हो। उसके बाद फिर आपको आके आपको घर पे खाना वाना खाना है या खाना बनाना है, मतलब वो अलग ही लेवल पे चले जा रहे हैं कि अपना खाना वाना बना लो, 1 घंटे के अंदर में, 1 घंटे में खाना बन जा रहा है। और उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दो कि सिंस आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत मेहनत करना है, बहुत हार्ड वर्क करना है, आपको अपना सब कुछ डिवोट कर देना पड़ेगा, चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। तो जब आप 8 बजे ऑफिस से आ रहे हो, ऑफिस बंद हो जा रहा है, तो 10 बजे से बैठ के रात के 2 बजे तक पढ़ो, फिर सुबह उठ के 8 बजे ऑफिस चले जाओ। है ना, सुबह उठे, सीधे ऑफिस चले गए, जिस हाल में थे चद्दर हटाया ऐसे बेड से और चले गए ऑफिस। बोगस बातों की तो कोई सीमा नहीं होती है। और ये कौन बातें करता है? ये वही बातें करता है ना जो कभी घुसा नहीं है जॉब में, जिसको जॉब की पॉलिटिक्स नहीं पता, जिसको ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि उनके सीनियर जब उनसे चिढ़ने लगते हैं तो कैसे उनका ट्रांसफर कर देते हैं, कैसे जबरदस्ती उनको परेशान करने लगते हैं, उनको काम देने लगेंगे और कोई भी उनको ह्यूमिलिएट करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। अभी सारी बातें मैं करूंगा, कोई धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा क्या क्या होता है और कैसे कैसे उसे डील किया जाए। और आप उसे डील कर भी मतलब उसे डील करना चाहिए भी या उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एज यूजुअल मैंने कुछ सवाल पहले से लिख रखे हैं ताकि वीडियो एक सर्टेन डायरेक्शन में जाए, जो मैंने जिस तरीके से सोच रखा है उस हिसाब से। तो आप ये देखो कि जब लोग ये बोलते हैं कि जॉब के साथ मैंने तैयारी की है, मैंने एग्जाम निकाला है, तो पहली चीज तो आप हर चीज पे बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा मत क्या करो। पहले आप ये जरूर अ, जानने की कोशिश क्या करो कि भाई जो ये कह रहा है कि जॉब के साथ मैंने तैयारी की है, तो कौन सी वाली जॉब या कौन से वाले लोग। ठीक है, जैसे एक तो जॉब होती है भाई प्राइवेट सेक्टर की, ठीक है, एक होती है गवर्नमेंट सेक्टर की। ये मोटा मोटा एकदम बिल्कुल डिफरेंशिएशन है कि भाई एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया। बट इस ग्रुप में भी बहुत सारे बाइफर्केशंस होते हैं। ठीक है, इस ग्रुप में भी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई लड़का है, उसने क्या किया,
कि कोई कैंडिडेट है, उसने क्या किया कि उसने तैयारी की यूपीएससी की जम के, यूपीएससी की या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, या एसएससी सीजीएल का, या किसी का भी एग्जाम तैयारी की, ग्रुप डी रेलवेज में है, या पुलिस में है, कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है, कुछ भी है, ठीक है, उसकी तैयारी की। अब हम क्या करते हैं कि इनको डिवाइड कर ले दो पार्ट में। एक तो एग्जाम के टूवर्ड्स, और एक एग्जाम के अगेंस्ट। ठीक है, एग्जाम के अगेंस्ट, एग्जाम के टूवर्ड्स का क्या मतलब हुआ कि ये वो वाली कैटेगरी है जिसमें जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगेंस्ट आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की, ठीक है। उदाहरण के लिए पीसीएस से स्टार्ट करते हैं कि जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हो, आपने 3 साल 4 साल तैयारी की, 2 साल तैयारी की, और आपका क्या होता है कि आप एग्जाम देते हो और आपको यूपी पीसीएस के थ्रू कोई पोस्ट मिल जाती है। डीपीआरओ एक होता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, नायब तहसीलदार होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसको बोलते हैं। ऐसे कर करके बहुत सारी पोस्ट होती हैं, ठीक है। कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी बन जाता है, कोई सब रजिस्ट्रार बन जाता है, कोई कुछ हो जाता है। बट ज्यादातर लोगों का टारगेट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिप्टी एसपी बनने का रहता है, डीएसपी। यही दो सबसे टॉप पोस्ट होती है यूपी पीसीएस में, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बाकी सारी पोस्ट में। सेम उसी तरीके से आईएएस में होता है कि सिविल सर्विसेज में, कि अगर आपको आईएएस या आईपीएस चाहिए, आपने तैयारी की, आपने प्रिपरेशन किया, आपने एग्जाम तो निकाल लिया सिविल सर्विसेज, बट आपको डायनेप सर्विस मिल गई, है ना, दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सर्विसेज, या दिल्ली अंडमान निकोबार सिविल सर्विसेज, है ना, एक तो ये हो गया। या पीछे एकदम नीचे एक उससे भी मतलब इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इस टाइप की मिल गई, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज मिल गया, तो आपको सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आपकी रैंक ही आई है 800 के आसपास, या मान लो जनरल कैटेगरी में तो 400 के आसपास। तो आप फिर एग्जाम दोगे, बट आपका दूसरे अटेम्प्ट में या तीसरे अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, तो आप एक बात समझो ना, आप सिविल सर्विसेज के लिए पहले से ही पढ़ चुके हो, आपको स्क्रैच से नहीं तैयारी करनी है। अब जब आप ये बकवास कर रहे हो कि मैंने जॉब के साथ तैयारी कर रखी है, तो भाई जॉब के साथ तैयारी करके आप ये साफ साफ क्यों नहीं बताते कि आपने तैयारी तो पहले ही कर रखी थी, बट जॉब में घुसने के बाद आपने सिर्फ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा था। इस सिचुएशन में अगर कोई लड़का ये बोलता है, कोई कैंडिडेट ये बोलता है कि मैंने 3 या 4 घंटे शाम को बैठ के पढ़ाई लिखाई की, सैटरडे संडे को मैं पढ़ लेता था, या प्रीलिम्स के पहले 2 महीना छुट्टी लेके, मेंस के पहले 2 महीना छुट्टी लेके टेस्ट वगैरह दिए मैंने और मेरा हो गया, उसका हो सकता है, उनका सिलेक्शन संभव है, बिकॉज वो तैयारी कर चुके हैं, वो नौकरी में जाके स्क्रैच से तैयारी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली कैटेगरी ये एग्जाम के टूवर्ड्स वाले लोगों की होती है, बिकॉज ये ऑलरेडी एग्जाम में जा चुके हैं, एग्जाम का बहुत बड़ा प्रोसेस कवर कर चुके हैं, दैट इज वाई एग्जाम के टूवर्ड्स हैं। आप समझ रहे हो कि नहीं? अगर आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, आंसर राइटिंग, आंसर इवैल्यूएशन सब आप करवा चुके हो, आपने आप एक तरीके से आप एक बार एग्जाम क्लियर ही कर चुके हो, ठीक है, तो आपको बेसिक तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के लोग अगर ये बात बोलते हैं कि हमने जॉब के साथ तैयारी की है, तो आप समझा करो ये कौन सी कैटेगरी वाले हैं। ठीक है, एक दूसरे वाले ये वाले होते हैं, ठीक है, कि ये रेलवे ग्रुप डी में नौकरी कर रहे हैं, ट्रैकमैन है, ठीक है, पुलिस में कांस्टेबल हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, बैंक में क्लर्क हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं जिसको पीओ बोला जाता है, ठीक है, या आरबीआई ग्रेड बी में नौकरी कर रहे हैं, है कि नहीं, सेना में है, डिफेंस की बहुत सारी नौकरियों में है, उसमें कर रहे हैं, ठीक है, कोई कहीं लगा हुआ है, कोई कहीं लगा हुआ है, बहुत सारे लोग, जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज होती है, स्टैटिस्टिकल सर्विस होती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन हो गया, इसमें होते हैं। ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना भाई, ये तो एग्जाम के बिल्कुल ही अगेंस्ट है, कि सिविल सर्विसेज की तैयारी तो उन्होंने कभी की नहीं, इन्होंने कभी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी कभी पढ़ा नहीं। अब कोई ये बोले कि अच्छा ठीक है मैंने एसएससी सीजीएल दिया था, उसमें तो जनरल स्टडीज पूछते हैं, यार उसका जनरल स्टडीज और आप आईएएस के जनरल स्टडीज का कंपैरिजन करोगे आप? उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं, जो एक एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, और यहाँ पे जो सवाल पूछने का स्तर है, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है ना। आप वहां पे तो स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी पढ़ के सारे सवाल सही कर सकते हो, यहाँ तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, लक्ष्मीकांत पढ़ लो, जितने रिसोर्सेज बताए जाते हैं वो पढ़ लोगे, तब भी जरूरी नहीं है कि उसमें से कोई सवाल फंस जाए। कोई मैच है क्या उन दोनों का? तो ये इनको अगर ये नौकरी में चले गए, कि जैसे मान लो मैं एक एसएससी का एग्जाम पास करके मैं ऑडिटर बन गया कहीं पे,
सीएजी में, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स में, या सेंट्रल जो ऑडिटिंग होती है उसमें मान लो मैं अकाउंटेंट बन गया या ऑडिटर बन गया या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन गया, गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, सब इंस्पेक्टर लग गया। अब आप बताओ, उस सिचुएशन में मेरे को एक बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी करनी पड़ेगी, या इस वाली सिचुएशन में, ये जो पहली वाली कैटेगरी मैंने आपको बताई थी। तो ये भी टाइप के लोग हो गए ना। तो आप समझो आप किस कैटेगरी में हो, आपको किसकी बात सुननी चाहिए। कोई बंदा आके खाली आपको धड़ल्ले से बोल देता है कि मेरे को ये करना था, मेरे को वो करना था, मेरे को फलाने करना था, मेरे को ढिमकाने करना, उसके बावजूद भी मैं 4 घंटे आके पढ़ता था। भाई तो तुम्हारी सिचुएशन क्या थी पहले तुम वो समझो ना। वो क्यों नहीं बताते थे? तो पहला तो हमारा यही हो गया, आप ही समझो। दूसरा है कि कौन से टाइप की जॉब। ठीक है, जैसे चलो ठीक है, हम इनको छोड़ देते हैं, ये वाले पहली कैटेगरी वाले को, हम ये दूसरी कैटेगरी वालों को पकड़ते हैं। अब एक बंदा है बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर है, बैंक में क्लर्क है, रेलवेज में कुछ इंजीनियरिंग की टेक्निकल पोस्ट पे है, कोई नॉन टेक्निकल पोस्ट पे है, पुलिस में कोई सब इंस्पेक्टर है। अब आप उसका कंपैरिजन यूपी इरिगेशन में या यूपी पीडब्ल्यूडी में कोई बंदा क्लर्क है उससे थोड़ी करोगे। उनके स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट आज भी ऐसे हैं जैसे आप पहले सरकारी नौकरी को सोचते थे कि सरकारी नौकरी मिल गई तो दामाद बन गए। वही सेम चीज आज भी बहुत एग्जिस्ट करती है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में। रिमोट लोकेशन पे बहुत लोगों की पोस्टिंग होती है, और उन जिन लोगों को तैयारी करनी होती है सिविल सर्विसेज के लिए, वो रिमोट लोकेशंस ही चूज करते हैं। वहां पे इतना काम ही नहीं होता है कि नहीं। अब आप वो भी समझो ना, अब जैसे मान लो मैं कहीं पे, मैं मान लीजिए कहीं पे इरिगेशन का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं वहां पे क्लर्क लगा हूँ। वहाँ के एक्सीएन हफ्ते में एक बार ही आते हैं कभी कभार, उनका ऑफिस कहीं और है, वो कभी कभार आते हैं इंस्पेक्शन पे। या मान लो ऑफिस ही वहीं पे है तो वो वैसे भी नहीं आते। ना असिस्टेंट इंजीनियर आ रहा है ना जूनियर इंजीनियर आ रहा है, मैं खाली बस ऑफिस में बाबू बन के क्लर्क बन के बैठा हुआ हूँ, या और भी किसी पोस्ट पे, उतना काम वहाँ पे नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड मान लीजिए मैं पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ, मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर हूँ बैंक में, स्पेशली एसबीआई में। ठीक है, जितनी बढ़िया नौकरी उसको मानी जाती है ना उतनी नरक होती है वो। अब जो है नौकरी करते हैं, आप जाके कोई उनसे पूछना, जितना उसका एग्जाम कठिन होता है ना, वो नौकरी भी उतनी ही कठिन होती है। अब ये लोग तैयारी करके बात करें तो कोई बंदा यूपी इरिगेशन में या यूपी पीडब्ल्यूडी में बाबू है, क्लर्क है, एक उदाहरण से बता रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई आगे लगे बोलने के अरे मेरे को कैसे बोल दिया, हमारी नौकरी क्या आसान है क्या। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हो सकता है उनकी पोस्टिंग किसी ऐसी जगह पे हो, उनके सीनियर्स कुछ ऐसे हों, उनके आसपास का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा हो जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है, या यूं कहिए कि बिल्कुल डिस्टर्बिंग नहीं है। उसके एवज में उनको 35,000 रुपए, 40,000 रुपए, इवन 50-60 हजार रुपए मिल रहे हैं। तो ये वर्थ इट होता है तैयारी करना नौकरी के साथ साथ। बट अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि ठीक है मैं ऐसे ऐसे पोस्ट पे हूँ, कि पुलिस में हूँ, मैं बैंक में हूँ, मैं रेलवेज में हूँ, मैं सेना में नौकरी कर रहा हूँ, अब मुझे तैयारी करनी है, तो भले मुझे 50,000 मिल रहा है, मुझे 40,000 मिल रहा है, 60,000 मिल रहा है, बट मैं तैयारी तो कर ही नहीं पा रहा ना। ना मैं नौकरी कर पा रहा, ना मैं तैयारी कर पा रहा। और उस सिचुएशन में कोई बंदा आके बोले कि मैंने जॉब के साथ तैयारी की बट मेरा नहीं हुआ, तो वो जेन्युइन बात है भाई, उसके पास समय ही नहीं है। ठीक है, तो ये फेक फेक बोगस बोगस स्टोरी से अपने आप को बचा के रखा कीजिए। ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? जैसे इतना आपको प्लॉट तो मैंने समझा दिया कि जो लोग बोलते हैं उनका क्या होता है, सिचुएशंस कैसी कैसी होती है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो वही अगला हमारा सवाल है कि क्या मैं नौकरी छोड़ दूं? अगर मान लो मेरे को पढ़ने लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है, मैं बिल्कुल वर्स्ट उस वाली कैटेगरी में हूँ कि मैं बैंक में हूँ या मेरे, या मान लो जैसे मान लो मैं स्टेट गवर्नमेंट का ही बोल रहा हूँ, बट स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में भी ऐसी पोजीशन पे मैं हूँ जहाँ पे मेरे को समय नहीं मिलता है। दिन भर मेरा मतलब खासकर पब्लिक डीलिंग वाली जॉब में, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर लोग बन जाते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर, वो भी 5400 ग्रेड पे की जॉब होती है। बहुत अच्छी जॉब होती है, वो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से ही सिलेक्ट होकर जाते हैं। तो लेकिन उनका जो है पब्लिक डीलिंग वाला काम बहुत ज्यादा रहता है। या मान लो अफसर ही हैं, अधिकारी बन गए हैं, तो उस हिसाब से उनकी जिम्मेदारी भी है। तो क्या करें, नौकरी छोड़ दें? अब देखो ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें कोई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दिया सकता है कि भाई मैं ऐसा कर लेता हूँ या मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। कुछ चीजें मैं अपने एंड से मैं बता सकता हूँ, और जो लोगों ने की है। पहली चीज तो कहानियों पे बिलीव करना बंद कर दीजिए। आपकी अपनी अलग स्टोरी है। कोई यूट्यूब पे आके बताया कि मैं 10 घंटे की नौकरी करता था, उसके बावजूद मैं एसडीएम बन गया, मैं आईएएस बन गया, मैं फलाने बन गया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, उस पे बिलीव मत कीजिए। ठीक है।
वो सब कहानियां हैं, आप जब सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे वो क्या नाम से, पावर्टी का ग्लोरिफिकेशन, मतलब एकदम की कटोरा लेके भीख मांगते थे बाप। घर पे छप्पर भी नहीं था, छत भी नहीं थी, है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर भी नहीं बना। और पता चल रहा है कि वो जो दिल्ली में कोचिंग है, वहाँ का क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में के वो स्टूडेंट थे। है ना। आप स्टूडेंट हो, मान लो जैसे कहीं का मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम या मेंस मास्टर प्रोग्राम या क्यूईपी, आपने कहीं क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं, आप ही के साथ बैठ के वो लड़का पढ़ रहा है, ठीक है। और कल जब सिलेक्शन हुआ, उसका सिलेक्शन होगा, तो बता रहा है कि हमारे पास तो खाने का पैसा भी नहीं था। वो आप ही के साथ फाउंडेशन बैच में बैठा हुआ है, ऑप्शनल की कोचिंग ले रहा है, दिल्ली में रहता है, सब कुछ करता है, लेकिन बस वही कहानी आप समझा करो। मीडिया को मसाला चाहिए तो वो इस तरह की स्टोरी बनाते हैं कि भाई देखो वो ऐसे। अब कुछ दिन तो, वो समय दूर नहीं है कि पूछें कि जॉब के साथ तैयारी करते थे तो क्या कौन सी जॉब थी, क्या खदान में मजदूरी करते थे हम लोग, है ना, कोयले की खान में कोयला खुदा करते थे। तो इस पे भरोसा मत कीजिए, ठीक है। तो उपाय क्या है, कि नौकरी छोड़ देनी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए। देखो, ये आपका इंडिविजुअल का डिसीजन है, ठीक है। बट मैं कुछ आपको एक पॉइंट्स बताता हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे साथ के लोगों ने किया है, और अ, ऐसा करने से आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। अगेन एग्जाम इतना टफ है, इतना डाइसी है कि कब की सिचुएशन में क्या हो जाए कुछ कहा नहीं सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा प्रिकॉशन स्टार्टिंग में लेके चलो, बिकॉज आपकी सिचुएशन मेजोरिटी ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं उनसे डिफरेंट है, ठीक है। तो हम पहले क्या दो कैटेगरी बना लेते हैं, कि जैसे क्या करते, कि ठीक है, हमारे पास जॉब है और हमको प्रिपरेशन करनी है, और मैं जॉब लीव करूं या ना करूं, ठीक है। तो एक हो गया यस, एक हो गया नो वाली कैटेगरी में, कि कौन सी सिचुएशन में आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, कौन सी सिचुएशन में आपको जॉब करनी चाहिए। देखो, मैंने बता तो दिया कि टाइप्स ऑफ जॉब जो होती हैं कैसे कैसे होती हैं। अगर सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपको कितना समय चाहिए इस एग्जाम का, जो बेसिक कंटेंट है, बेसिक मटेरियल है, उसको जनरल रीडिंग जिसको बोली जाती है, वो जनरल रीडिंग करने में आपको कितना समय लगेगा। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप ये भी मान के चल रहे हो कि जैसे मैं दिन भर में अगर 8 घंटे पढ़ाई करता हूँ, 8 to 10 आवर्स के आसपास अपना टाइम देता हूँ, और वो प्रोडक्टिव टाइम होता है, ऐसा नहीं कि वो 8 घंटे में मैं मोबाइल चला रहा हूँ या वीडियो गेम खेल रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। एक उदाहरण के लिए समझो कि जैसे अगर आप नौकरी छोड़ देते हो, ठीक है, उस सिचुएशन में आपको 8 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ना है। अगर कोई फुल टाइम स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो वो 8 घंटे डेली बेसिस पे बैठ के पढ़ रहा है। अब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से फिर बढ़ा भी सकते हो कि ठीक है मैं 8 नहीं 10 घंटे पढ़ूंगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो 8 घंटे पर डे के हिसाब से आपको पढ़ना है, और हफ्ते में एक दिन आप ब्रेक भी ले रहे हो, ठीक है। 8 आवर्स पर डे का आपका टारगेट है, तो इसका मतलब है कि 7 दिन में से 6 दिन आप स्टडी कर रहे हो, और एक दिन आपका रेस्ट है, ठीक है। अब ये रेस्ट लो चाहे मत लो, बस आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि एक दिन जो है, हर 7 दिन में से एक दिन आपका बर्बाद होके ही रहेगा, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप प्लानिंग करोगे तो सही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि एक महीने में, 1 मंथ में आपके अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स होते हैं, ठीक है। यानी 1 मंथ में आपके 4 to 5 डेज जो हैं वो रेस्ट वाले हो जाएंगे, कि इस दिन पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो 8 आवर्स पर डे का मतलब, अगर 30 डेज का भी लेके चल रहे हैं तो 25 डेज हमको पढ़ाई करनी है। यानी अप्रोक्सीमेटली 200 आवर्स हमको एक महीने में पढ़ना है। और जनरल रीडिंग करने में, पूरा सिलेबस तैयार करने में, आज के समय के हिसाब से, अब वो 2012 में या 2007 का आप मत सोच के बैठना कि ठीक है उसमें से नहीं, आज के समय में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है। मेरा यकीन मानिए, पहले इन्वायरमेंट इकोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था। पहले के ज़माने में इतना कठिन नहीं हुआ करता था, इतना प्रीलिम्स इतना डाइसी इतना वाइल्ड नहीं होता था। पहले के ज़माने में मीन्स ही पूरा गेम होता था। प्रीलिम्स तो लोग 15 दिन पढ़ के निकाल लेते थे, और ये सही बात है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अगर तैयारी तरीके से कर रखी है तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन इतने इतने खतरनाक नहीं आते थे कि कहीं से कुछ भी पूछ देगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि एटलीस्ट कम से कम आपको 1.5 साल का समय लगेगा। 12 महीना तो आपको जनरल रीडिंग वगैरह सब कुछ करने में, और 6 महीने आपको करीब करीब आंसर राइटिंग करना, प्रैक्टिस करना, टेस्ट देना, ये सब करते करते प्रीलिम्स के महीने पहले। तो इसका मतलब जैसे अगर आप मान लो तैयारी स्टार्ट कर रहे हो कब, जनवरी में, और नेक्स्ट ईयर
इस जनवरी में इस साल तैयारी स्टार्ट की है तो इसी साल एग्जाम नहीं देना है मई में जाके, नेक्स्ट ईयर देना है कायदे से अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब मैं ये आपको रफ आइडिया बता रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर मान लो आपके पास 18 महीने नहीं है तो आप तैयारी कर ही नहीं सकते। जैसे अभी अभी अक्टूबर चल रहा है तो आपका अगले महीने अगले साल मई में एग्जाम है तो क्या हम तैयारी छोड़ दें? नहीं, मैं एक आपको एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ कि ऐसे इतना समय लगता है। अब आप 8 घंटे के हिसाब से मैं जो आपको पूरा कैलकुलेशन बता रहा हूँ, अगर आपके पास 10 महीने का समय है तो वो 18 महीने का काम आपको 9-10 महीने में करना पड़ेगा। तो फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ठीक है, मुझे किस दिन ब्रेक लेना है, मुझे 8 घंटे पढ़ने हैं कि मुझे 10 घंटे पढ़ने हैं, मुझे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है कि मुझे सब चीजें पढ़नी है। ठीक है, मैं कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ, कैसे करूँ, वो सब आपका अपना इंडिविजुअल कॉल रहेगा। ठीक है, कि नौकरी के साथ करूँ कि ना करूँ, उसी पे हम पूरी बातचीत कर रहे हैं। तो 200 आवर्स आपके पर मंथ के हो जाएंगे। ठीक है, पर मंथ का कैलकुलेशन निकाल लिया, यानी 12 महीने में अगर आप लगातार बिना बीमार हुए, बिना कुछ वो किए, क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्ट हुए कि घर में शादी पड़ गई, कुछ बात हो गई, बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी बात हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से आपका पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा है, तो आप सब मिला जुला के उन सारे केसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो 12 दूनी 24, यानी 24, इसको अप्रोक्सीमेटली 2500 आवर्स मान लेते हैं कि 2500 आवर्स के आसपास आपको साल भर पढ़ना पड़ेगा। 2500 आवर्स प्लस 1250 घंटे 6 महीने वाला एक्स्ट्रा। ठीक है, इसको ये हो जाएगा 37, 5 2 7, 3 2 8, ये 3800 हो गया। इसको अप्रोक्सीमेटली आप 4000 आवर्स कर लो। ठीक है, 4000 आवर्स किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जब आप उनका वो उठा के देखोगे उसमें अप्रोक्सीमेटली उन्होंने इतना ही समय दे रखा होता है। वो भले आपका 8 महीने में कोर्स कंप्लीट कराने की बात करें, इस पे कोई फोकस नहीं करता है। 4000 आवर्स आपको लगते ही लगते आपकी सेल्फ स्टडी के लिए, प्रैक्टिस के लिए, सोचने के लिए, मैगजीन पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, जितना भी चीज़ आपने रिसोर्सेज इकट्ठा कर रखे हैं इंपॉर्टेंट, जरूरी, मल्टीपल रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहा, तब तो फिर ये नंबर कहीं कहीं किधर भी जा सकता है। ठीक है, सही समय पे अगर आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना समय चाहिए। अब आप ये देख लो, अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, नौकरी कर रहे हो, तो आपको ये चीज कवर करने में 18 महीने नहीं लगेंगे। आपको यही चीज कवर करने में करीब करीब 36 मंथ लग जाएंगे। 1.5 साल नहीं, आपको 3 साल का समय लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये 8 आवर्स की कैलकुलेशन मान के मैंने आपको ये पूरा समझाया है, आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपको पर डे 4 आवर्स भी नहीं मिलेंगे, जो कि 8 आवर्स का सीधे आधा है। ठीक है, तो आपको कैसे मैनेज करना है ये आप देखिए। अगर आपके पास ये 4000 आवर्स का समय मिल पाता है, ठीक है, तो आप इस वाली कैटेगरी में आ जाओ कि ठीक है भाई, हमको जॉब नहीं छोड़नी, मेरे को समय मिल रहा है ना, मेरा दिमाग शांत है, मैं पढ़ाई लिखाई कर पा रहा हूँ, तो मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, और मेरी जॉब इतनी सही है, मैं बहुत कम एज में आ गया हूँ, 21-22 साल की एज में आ गया हूँ, कि मेरे पास अभी है, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं वो जॉइंट सेक्रेटरी का सपना देखूं या सेक्रेटरी का सपना देखूं, मुझे एग्जाम निकालने से मतलब है। ठीक है, तो मैं फालतू की चीजों में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं इतना बड़ा रिस्क रिस्क भी नहीं लूंगा अगर मेरे को कोई सारी चीजें मिल रही हैं। अगर आपको इतना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो फिर इसमें कोई कहने वाली बात नहीं कि आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए। अगर आपको आईएएस का करना है तो कुछ एक दो पॉइंट मैं और बताता हूँ, उसको सुन लीजिए फिर डिसीजन लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम भी बहुत होती है। ठीक है, ये तो टाइम का हो गया कि भाई हमको समय, एक्चुअल में समय कितना चाहिए, सारी सारी लड़ाई तो समय की होती है ना, कि भाई जॉब कर रहे हैं टाइम नहीं मिलता, जॉब कर रहे हैं टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि पूरी तैयारी करने में आपको ये मिलेगा, 4000 घंटे का आपको चाहिए ही चाहिए हर हाल में। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या आता है, वो ये है कि जैसे मान लो आप नौकरी करते करते आपको कुछ समय हो गया है, 1 साल 2 साल या 10 महीने नौकरी कर रहे हो, आप सबसे पहले ये देखो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपके ऊपर कोई स्टूडेंट लोन तो नहीं है, आपके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। पेरेंट्स तो मान लीजिए आपके इस चीज में सपोर्ट करते हैं, कोई भी आदमी, कोई भी किसी भी बच्चे के माता पिता अपने बच्चे को कभी भी इस वजह से नहीं रोकते कि तुम आईएएस की तैयारी करो, वो जस्ट डरते हैं कि बेरोजगार न रह जाए, कुछ हो जाए, और कोई दूसरा कारण नहीं होता है। और आईएएस के लिए तो हाँ, सभी सभी लोग भाई मोटिवेट ही करते हैं, बट बशर्ते ये कि आप ये इतना रिस्की काम ना करो। तो इसका मतलब है कि आप दूसरे से वैलिडेशन नहीं ले सकते हो, ना पेरेंट से, ना दोस्त से, ना किसी से। अगर आप नौकरी छोड़ने वाले उसमें फेज में अगर आ गए हो या छोड़ दी है, तो आप अपने ओन पे हो। तो वो उस फेज में आने से पहले कुछ एक दो बातें और सोच लेनी चाहिए। जो पहली बात ये थी टाइम वाला, दूसरा ये है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है
कि फाइनेंसेस आपके कैसे हैं या सेविंग्स कितनी है आपके पास। ठीक है, देखो, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका थंब रूल तो है नहीं कि इतना 2 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए, 3 लाख होना चाहिए। ठीक है, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी आपके पास होना चाहिए, और एटलीस्ट आपके पास 3 साल तक सरवाइव करने के लिए पैसा होना चाहिए ही चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मान लो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन होता है ना, तो जिस दिन रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के करीब करीब 3 से 4 महीने या 5 महीने बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। और जब आप अकेडमी में जाते हो, तो जो ये बंद गले का कोट, शूज वगैरह, कटलरी भी लोग लेके जाते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और वहाँ पहनने के लिए, कुछ करने के लिए लगभग लगभग लाख 1.5 लाख तो खाली इसी में खर्च हो जाता है। बट ये बात अलग, ये भी अलग बात है कि जब सिलेक्शन हो जाता है तो पैसा मिल जाता है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है, लोग देने वाले भी बहुत आ जाते हैं, और आप अपनी पहली दूसरी सैलरी से पूरा उनको रिटर्न कर सकते हो, तो वो उतनी समस्या नहीं होती है। तो आप अपने फाइनेंसियल और सेविंग्स देख लो। और आपके पेरेंट्स वगैरह अगर मान लीजिए बहुत ठीक ठाक बैकग्राउंड से हैं, उनका उनके पास फाइनेंसेस है, तो ठीक है, आप उनसे बात करके देख लीजिए, अगर वो राजी हो जाते हैं तो ठीक है। दूसरा पॉइंट तो ये कंसीडर करना चाहिए कि मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी हो, ताकि मैं एटलीस्ट कम से कम 3 साल तक अपने आप को सस्टेन कर ले सकूं। अगर आप घर पे रह रहे हो तो ठीक, बाहर रह रहे हो तो उस हिसाब से कि रूम का रेंट वगैरह सब पूरा कैलकुलेट करके, और मैं कहाँ रहूंगा ना, किस टाइप के, जैसे दिल्ली में रहोगे तो भाई बहुत पैसा चाहिए, तब तो 10 लाख भी कम है 3 साल के लिए। तो उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर लेना। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रायर एक्सपीरियंस। प्रायर एक्सपीरियंस का क्या मतलब हुआ? प्रायर एक्सपीरियंस का मतलब ये हुआ कि आप जैसे आईएएस के लिए जा रहे हो, तो नौकरी अगर आप छोड़ रहे हो, प्राइवेट में देखो, अगर 20-25 हजार की नौकरी, तब तो कोई पूछता नहीं है, तब तो एक तरीके से लोग छोड़ने भी बोल देते हैं। बट बहुत बड़ी नौकरी है, अच्छी नौकरी है, आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, आपका आपका अच्छा पैकेज है, एक तरफ वो हो गया। दूसरी तरफ गवर्नमेंट सर्विस वाले भी लोग होते हैं कि ये नौकरी में टाइम नहीं मिल रहा है। तो अगर आप प्राइवेट नौकरी छोड़ते हो, तब तो फिर आपको खाली पैसे की समस्या होगी। सरकारी नौकरी छोड़ते हो तो पूरा समाज आपके खिलाफ हो जाता है। हर एक आदमी, हर एक रिलेटिव फिर आपका मजाक बनाएगा। तो अगेन फिर वही वाली बात आ जाती है कि आपको अपने ओन पे रहना है। ठीक है, तो ये रिस्क लेने से पहले कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, बिकॉज अगर आप सरकारी नौकरी छोड़ के यूपीएससी की तैयारी करने आ रहे हो, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि आपको इस तरीके के एग्जाम का पहले एक्सपीरियंस हो। जैसे मैंने कहा ना कि सिविल सर्विसेज के अलावा भी यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करा, जैसे बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन दे के आते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्जाम दे के आते हैं, प्रीलिम्स मेंस कुछ पास किया उन्होंने, या स्टेट का कोई एग्जाम पास किया है, मान लो प्रीलिम्स ही पास किया है, मेंस ही पास किया है, तो सेम आप एटलीस्ट कम से कम एक अटेम्प्ट अगर आप अपना कर सकते हो, तो नौकरी में रह के दीजिए। ठीक है, जैसा भी मतलब टूटा फूटा जो भी पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हो, 2 घंटे 3 घंटे डेली बेसिस पे, या मान लो हफ्ते में आपको 20-25 घंटे ही मिल रहे हैं, एक एक वीक में आपको जो कैलकुलेशन मैंने बताया था कि 8 6 48 की 40 से 50 घंटे के बजाय आपको आधा समय मिल रहा है, खाली आधा से भी कम मिल रहा है, कि 20-25 घंटे ही मिल रहे हैं। आप पूरे 1.5 साल में खाली 2-3 सब्जेक्ट तैयार कर पाए, उसी के बलबूते पे आप एग्जाम दे के तो आओ एक बारी। ठीक है, एक बारी जरूर एग्जाम दे के आओ। और ये मत सोचना कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा ना, ये फालतू की बातों पे मत पड़ा करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बन जाएंगे। ये जुमलेबाजी है बेसिकली, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप इतने बड़े रिस्क लेने जा रहे हो, तो अगर आपका कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर आपकी जिम्मेदारी लेने कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। तो एक आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, चाहे सिविल सर्विसेज का। बेटर तो सिविल सर्विसेज ही रहता है। अब एक बारी दे के देखो, आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, जितने लोगों ने एग्जाम निकाला है ना, वो ये सब चीज जरूर करते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। ये बहुत ही माइन्यूट पॉइंट है, बट स्टिल मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ। क्यों? क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो में, जैसे मान लीजिए आपके 3 अटेम्प्ट हो गए, आपने नौकरी छोड़ दी, उसके बाद तैयारी की, 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, आपका नहीं हो रहा है, तो फिर आपको पैसे की भी दिक्कत पड़ेगी ना। 3 अटेम्प्ट होते होते तो आप ऑलरेडी 3 साल 4 साल हो चुके हैं आपको तैयारी करते करते, तो आप तो पहले से ही आपको सैलरी नहीं मिल रही थी, दिक्कत हो रही थी। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा होने का मतलब ये है कि आपके पास कोई जैसे बीटेक की डिग्री है, एमबीए किया हुआ है, आप कहीं पे जाके दोबारा प्राइवेट सेक्टर में या कॉर्पोरेट में वापस जा सकते हो। सरकारी में जैसे मान लो आप कर रहे थे, आपने कोई सिंपल बीए बीएससी की डिग्री कर रखी है, सरकारी नौकरी कर रहे थे, या इवन इवन बीटेक करके सरकारी में घुसे थे, तो उसके बाद जैसे मान लो आप यहाँ पे आपका नहीं चला,
एक हमको ये भी तो सोच के चलना चाहिए ना, एकदम अंधाधुंध थोड़ी कुछ है कि मैं सरकारी नौकरी छोड़ रहा हूँ या प्राइवेट, तो मैं तो निकालूंगा ही निकालूंगा। बहुत सारे आईआईटी के बच्चे ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा पैकेज था, उन्होंने नौकरी छोड़ी, उसके बाद फिर यहाँ तैयारी करने आए, वो कहीं की नहीं रह गए, उनका सब आईआईटी वाईआईटी सब साइड हो गया। तो थोड़ा सा इसको भी कंसिडर करके चलिएगा कि इन केस मान लीजिए अगर मेरे को दिक्कत होती है, मान मेरा एग्जाम नहीं निकलता है, तो मेरे पास मेरी डिग्री, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड अगर अच्छा है, ठीक ठाक है, तो मेरे को दूसरी नौकरी भी मिल सकती है, मेरी गाड़ी नहीं रुकेगी बेसिकली। हाँ ठीक है, जो नौकरी मैं छोड़ के आया था उतने उतने के बराबर नहीं मिलेगी, बट हाँ ठीक ठाक काम मेरा हो जाएगा। और उसमें भी फिर ये हो सकता है ना, जैसे मान लो 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, चौथे में आप नौकरी करने लगे, तो आप पढ़ाई लिखाई तो बेसिक कर ही चुके हो, है कि नहीं। अच्छा, ये सारे पॉइंट हो गए। तो इन सारे पॉइंट को जरूर कंसिडर कीजिएगा। ये सारे पॉइंट कंसिडर करने के बाद आपको थोड़ी एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे। सबकॉन्शियस फियर आपके मन में बहुत ज्यादा जनरेट होगा। हमेशा आपको थ्रू आउट प्रिपरेशन ऐसा ही लगेगा कि मैंने ये नौकरी क्यों छोड़ी, मैं क्यों इतनी बेवकूफ़ी करता था, और कल को ऐसा हो गया तो, कल को वैसा हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। हर चीज पहले से एटलीस्ट कम से कम ये जो 4 पॉइंट आपको बताएं ये सोच के रखिएगा। उसके अलावा अपने दोस्त यार बहुत जो क्लोज हैं, हर व्यक्ति से नहीं, क्योंकि आप किसी से सलाह मांगोगे तो मना थोड़ी करेगा वो कि वो उसके बारे में जानता है कि नहीं जानता है, वो बोल देगा मुंह से बस। और उस बंदे का उस फील्ड में कोई प्रायर एक्सपीरियंस है नहीं है। वही है ना कि जैसे मान लो मेरी दादी है, मैं उनसे बिजनेस के बारे में पूछने जाऊं, क्या ही जवाब देंगे वो। ठीक है, तो अच्छा, ये सारा हो गया। अब इसके बाद जैसे मान लो, ठीक है, आप एक बार ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो लीव्स या हॉलीडेज वगैरह क्या होते हैं। तो देखो, एक होती है प्राइवेट में, तो कुछ लीव वगैरह कुछ मिलती मिलती है नहीं जिसके लिए आप तैयारी कर सकोगे, इतना कुछ अच्छा होता नहीं है। गवर्नमेंट सर्विस में देखो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव करके होती है, ईओएल जिसको बोला जाता है। ये पूरी सर्विस में 5 साल के लिए मिलती है। ठीक है, मतलब 30-35 साल जितने की भी आप सर्विस करोगे, उसमें आप 5 साल के बराबर छुट्टी ले सकते हो। 5 साल के बराबर का मतलब क्या है कि कभी 20 दिन की ले ली, कभी महीने भर की ले ली, कभी 6 महीने की ले ली। जब आप सिविल सर्विसेज एग्जाम निकालते हो ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में चले गए, रेलवेज में चले गए, या कोई और सर्विस उन्होंने ज्वाइन की, बट वो एक बार और अटेम्प्ट देना चाहते हैं। ठीक है, वैसे ईओएल का जो प्रोविजन है वो हर डिपार्टमेंट में होता है, हर सरकारी सर्विस में होता है, कोई ऐसा सेंट्रल स्टेट में कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है। बट हाँ ये है कि क्लास 1 ऑफिसर जब कोई बनता है तो उसको इजीली मिल जाती है, उनके लिए दुनिया अलग रहती है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव होती है, इसी को LWP कहा आता है, लीव विदाउट पे। ठीक है, कहीं कहीं पे प्रोविजन तो ये भी है कि आपको एचआरए दे देंगे, हाउसिंग रेंट अलाउंस जो होता है वो मिल जाता है। वो तब मिलता है जब आप स्टडी लीव लेते हो। स्टडी लीव का मतलब जैसे कहीं एमबीए करने गए, कहीं कुछ करने गए, स्कॉलरशिप आपको सरकार प्रोवाइड कर रही है, तो उसमें आपको एचआरए के इक्विवेलेंट जितना आपका बेसिक पे है उसमें आपको एचआरए मिलता है, हाउसिंग रेंट अलाउंस। ठीक है, तो एक ये LWP हो गया। और उसके अलावा जो आपकी सीएल होती है, कैजुअल लीव, ठीक है, मेडिकल लीव हो गई, या जिसको हाफ लीव भी कहते हैं, हाफ एवरेज लीव भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब हो गया। तो ये सब भी कंसीडर कर सकते हैं, बट ये ऑनेस्टली पूछो तो ये सब चीजें बहुत काम करती नहीं है, क्योंकि कोई नहीं देगा आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। अगर आप क्लास 1 में नहीं हो, इवन क्लास 1 ऑफिसर्स को भी जल्दी नहीं मिलती है। वो तो जैसे ही कुछ जैसे आईपीएस में अगर है, तो वहां पे बहुत इजीली तुरंत ज्वाइन किया, ज्वाइन करते ट्रेनिंग में जैसे गए, तो वहां पे तुरंत आप यूएल के लिए अप्लाई कर दो, बहुत मिल जाता है 1 साल का। ठीक है, जब भी चाहे वैसे मन करो अप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा। तो इतना आसान नहीं होता है। और कैश सिंस आप बहुत नए हो, अगर आप बहुत, आपका कैजुअल लीव कितना मिलता है, महीने भर में 2.5 कैजुअल लीव मिलती है, 2.5 2.5 दिन की इक्वेलेंट। ठीक है, तो 12 महीने में कितनी 30 मिलती हैं टोटल मिला जुला के। तो साल भर की इक्विवेलेंट के लिए तो आपको बहुत नौकरी करनी पड़ेगी ना। और आपने उतनी नौकरी की नहीं, आप कितना मुश्किल से 3 महीने 4 महीने आपको हुए होंगे, या उसका भी जस्ट आपने ज्वाइन ही किया होगा, साल भर हुआ होगा, 2 साल हुआ होगा, तो कितनी छुट्टियां आपकी इकट्ठा हो गई होंगी। ये सब है। और मेरा एक फ्रेंड था, एक केस मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, उसके उसने ये लिया था, LWP लिया था। बेसिकली वो रेजिग्नेशन देने वाला था, रिजाइन देने वाला था। तो उसको किसी ने बताया कि रिजाइन मत करो, तुम LWP के लिए अप्लाई कर दो, छुट्टी देंगे देंगे ठीक है, नहीं तुम अपना ऑफिस आना बंद कर दो।
बाद में उसको नोटिस वोटिस आया ऑफिस से, 1 महीने के इतने दिन से गायब हैं, एब्सेंट हैं, ये हैं। और फिर नोटिस आया कि रिपोर्ट करें ऑफिस में, वरना, और वो कोई ऐसी मतलब पुलिस वुलिस की नौकरी नहीं कर रहा था उसको रिपोर्ट करना। जैसे पुलिस वगैरह में या सेना वगैरह में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि आप ऐसे ही नहीं भाग सकते नौकरी से, आपके ऊपर एफआईआर वगैरह हो जाएगी। तो बट वो उसकी सिविलियन टाइप की जॉब थी, सिंपल। और तो क्या किया कि उसने, भाई वो गया ही नहीं ऑफिस। ठीक है, उसको करीब 2 साल हो गए, क्या हो गया। और फिर ऑफिस वालों ने भी नोटिस वोटिस देना बंद कर दिया। और वो पढ़ता रहा, उसका एग्जाम निकल गया। उसको मतलब एक सर्विस में जिसमें जाना था, धीरे धीरे करके उसने एग्जाम निकाल लिया और वो पास हुआ। उसके बाद जब उसने एग्जाम निकाल लिया तो फिर गया, उसने फॉर्मल रेजिग्नेशन दिया। बड़ा ऑफिस में नाटक वाटक हुआ। सिंस वो बन गया था, सर्विस में सेलेक्ट हो गया था, क्लास 1 ऑफिसर बन गया था, तो बहुत ज्यादा नाटक किसी ने किया नहीं। अफसर के पास गया, अपने जो सबसे सीनियर ऑफिसर, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उस डिपार्टमेंट के, उनके पास गया। उसने पूरी कहानी सब चीज समझाई, पढ़ा लिखा तो था ही, खाली वो घर में पैसे वैसे की दिक्कत और कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई थी उसकी, उसने वो नौकरी ज्वाइन की थी। जैसे जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो आईएएस की, सिविल सर्विसेज की, तो आप साइड बाय साइड लेखपाल का, पटवारी का या किसी और का फॉर्म डाल देते हो कि चलो ठीक है, कहीं तहसीलदार लग जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। तो ऐसे ही उसने भी किया था। अब वो अपना कर रहा था, और उसके बाद फिर जाके उसने अपने डिपार्टमेंट के बॉस को बताया, जो एचओडी थे उनको बताया, पूरा समझाया, कुछ दिन टाइम लगा। बट वो उसने फॉर्मली रिजाइन करके अपना रिलीविंग लेटर लेके चला आया। अब जैसे कोई बोले कि भाई कि रिजाइन करने क्यों गया, तो अपने आप निकाल देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। एक सर्विस से आप दूसरी सर्विस में जब जाओगे तो आपको प्रान नंबर वगैरह और सर्विस रिकॉर्ड वगैरह से जब सब होता है उसमें ट्रांसफर होता है। तो अगर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू सब चीजें नहीं करते, जैसे 2 साल ऑफिस से गायब हो गए, 3 साल गायब हो गए, तो स्टिल इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में कंसिडर कर लिया जाता है। अंत में वही करते हैं, ईओएल में ही कंसिडर करते हैं कि लीव विदाउट पे था, ये था, वो था। और रेजिग्नेशन भी दो टाइप का होता है, एक होता है टेक्निकल और एक होता है एब्सोल्यूट। टेक्निकल रेजिग्नेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कभी कभार क्या होता है ना, कि आपने कभी सुन रखा होगा कि बहुत सारे लोग डेपुटेशन बेसिस पे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में नौकरी करने आते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मान लो कोई व्यक्ति इंडियन रेलवेज में इंजीनियर है, डिप्टी चीफ इंजीनियर है, ठीक है, और उसको दिल्ली मेट्रो में 2 साल के लिए डेपुटेशन पे भेजा जाता है, या किसी और, जैसे मान लो यूपी मेट्रो में अगर भेजा गया है तो, ठीक है, तो क्या करता है, यहाँ पे वो जो उसका पेरेंट डिपार्टमेंट है इंडियन रेलवेज, वहां से वो रेजिग्नेशन देगा। कौन सा वाला, ये टेक्निकल वाला, कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे जा रहे हैं। टेक्निकल ग्राउंड्स पे जाने का मतलब क्या होता है ना, कि आपको 2 साल के लिए या 1 साल के लिए, जितना भी टाइम पीरियड फिक्स किया जाता है, उसमें आपका रेजिग्नेशन पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं होता है। वो जस्ट एक ये होता है कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गए हैं, एक सरकारी सर्विस से दूसरी सरकारी सर्विस में गए हैं। अगर मान लो उस जो नई वाली सर्विस है उसमें कुछ चीजें फिट नहीं बैठी, कुछ भी कारण हो सकता है, मन नहीं लगा, या मान लो जितना सोच के गए तो उतना कुछ हुआ नहीं, मतलब बहुत सारे कारण रहते हैं। तो उसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे होता है कि वो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में वापस आ सकते हैं। ठीक है ना। जैसे दिल्ली मेट्रो में गए, 1 साल नौकरी की, अच्छा नहीं लगा, वापस आ जाओ। ठीक है, और सब सही रहा तो है ही, फिर क्या कहना। तो टेक्निकल रेजिग्नेशन में ये होता है। और एक फायदा ये भी होता है कि आपका जैसे सर्विस रिकॉर्ड वगैरह जो है वो सब काउंट होता है। सर्विस रिकॉर्ड नए डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है तो आपकी सीनियरिटी का भी लॉस नहीं होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 22 साल की उम्र में तहसीलदार लग गया, और उसके बाद फिर वो 26 27 या 28 की उम्र में जाके एसडीएम बन गया। तो 22 साल से लेकर के 28 साल की उम्र तक जितनी उसने 6 साल की सरकारी सर्विस की है, उसको भी कहीं ना कहीं जब वो थ्रू आउट आगे जब जाएगा प्रमोशन में, जब जैसे एसडीएम लगा हुआ है या आईएएस में गया है, कुछ किया है, तो वो सर्विस को काउंट किया जाता है। ठीक है, उससे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। आपका जो कैजुअल लीव इतने दिन तक इकट्ठा हो रखा है, कुछ नहीं तो ये सब चीजें काउंट जाती हैं। 8 साल, क्या नाम से 8 साल की सर्विस, अगर आप 6 साल की आपने सर्विस की है, तो पर ईयर 30 कैजुअल लीव के हिसाब से कितना हो गया, 6 × 18, 180 कैजुअल लीव हो जाती हैं। जब आप रिटायर होगे तो जो आपकी कैजुअल लीव या हाफ एवरेज लीव, जिसको मेडिकल लीव बोली जाती है, ये इन कैश हो जाती है, मतलब इसके बदले पैसा मिलता है। अगर मान लीजिए आपने अपनी सारी कैजुअल लीव यूज नहीं की है, तो उसके बदले पैसा मिलता है। ये सब चीजें एब्सोल्यूट के केस में नहीं होती है। एब्सोल्यूट का मतलब ये हुआ कि जैसे रेलवेज में है और कहीं डेपुटेशन वेपुटेशन में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि बस रेजिग्नेशन दे दिया, कुछ भी कारण बता के, अपना पर्सनल रीजन वगैरह सब बता के, बॉन्ड वॉन्ड अगर कुछ था तो उसको भर दिया, और वो मतलब उनका वही दाना पानी सब बंद। अब ना वो कभी वापस आ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, रेजिग्नेशन दे दिया तो दे दिया।
ठीक है, इसको एब्सोल्यूट रेजिग्नेशन कहा जाता है। अब आप दूसरी सरकारी सर्विस में जाओगे, तो जो दूसरे विभाग में जाओगे, जैसे रेलवे से उठ के आप मान लो आईएएस में आ गए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, तो आईएएस में जो आओगे तो उसका इससे कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे हर चीज नई बनेगी, हर चीज। ठीक है, तो उसके उसके नुकसान भी होते हैं भाई, सर्विस का वो फायदा नहीं मिलता है, इतने दिन से आप नौकरी कर रहे थे, कुछ हो रहे थे। बहुत सारे लोगों का बॉन्ड वगैरह भी होता है, वो भरना पड़ जाता है। टेक्निकल रेजिग्नेशन दोगे तो बॉन्ड ट्रांसफर हो जाता है अगले डिपार्टमेंट में, बॉन्ड नहीं भरना पड़ता है। अच्छा, तो ये लीव वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता दिया। उसके अलावा अब ये जो सवाल है, पीपल ऑन सोशल मीडिया हु हैव क्लियर्ड एग्जाम विद जॉब। अब अगेन मैं वही वाली बात बता रहा हूँ, देखो होता क्या है ना कि जो लोग सही में एग्जाम क्लियर करते हैं जॉब के साथ, आप उनका इंटरव्यू जब देखोगे ना, तो वो सीधे सीधे पहले बोल देंगे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपका एग्जाम हो सकता है, आप बहुत डेडिकेटेड हो, आपने दिया है, आप किसी किसी थोड़े थोड़े मार्जिन से रह जा रहे हो, और जॉब आपके बीच में बहुत बहुत बड़ा हर्डल क्रिएट कर रही है, तो वो पहले ही बोलेंगे ठीक है आप जॉब छोड़ दो। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, फैमिली आपकी अच्छी है, सब कुछ है, तो आप जॉब छोड़ दो। ठीक है, वो फालतू की कहानी नहीं बताएंगे कि मैं 10 घंटे तैयारी करता था, मैं 10 घंटे नौकरी करता था, फिर रात को आके 6 घंटे पढ़ता था, 4 घंटे पढ़ता था। है ना, ये सब फालतू कहानियां नहीं बताएंगे। सोशल मीडिया है भाई, मसाला चाहिए होता है, कोई चमत्कार वाली स्टोरी चाहिए होती है, कुछ ऐसा बोल दें कि जिससे वो वायरल हो जाए, व्यूज आ जाए, जिस चैनल पे वो बोल रहे हैं उसके सब्सक्राइबर बढ़ जाए। है ना, यही सब तो ट्रेंड है, झूठ, वल्गैरिटी, ऑब्सैनिटी, ये सब आजकल का तो ट्रेंड है, गाली गलौज करना, ये सब है। तो उसका एक छोटा सा बहुत सटल पार्ट एक ये भी है कि झूठ बोलो, एग्जैजरेट करो, 3 का 13 बताओ। तो ये सब है, इस पे अंधा भरोसा मत क्या कीजिए। आपकी अपनी लड़ाई है, आपकी अपनी जर्नी है, हर चीज़ आपको सोच समझ के करना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने अब आपको बता ही दिया है। और इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ पूछना होगा, कोई डाउट होगा, तो आप ज़रूर कमेंट में पूछेगा। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया है चैनल के उस पे पेज पे, आप वहाँ से उसको ज्वाइन करके वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो वहाँ सीधे सीधे पूछ सकते हो, मैं तुरंत जवाब देता हूँ। और यही सब बताना था। और थैंक यू।